आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में लवण साल्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि यानी कि लवण होते क्या हैं। इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में भी हमने लवण के बारे में चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पुनः हम देख रहे हैं कि लवण क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं। कह रहे हैं कि किसी अम्ल और क्षारक की अपक्रिया से लवण एवं जल का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, हमने बताया था कि अगर किसी अम्ल और क्षारक की अपक्रिया होगी तो सदैव लवण और जल बनता है। तो अब देखें, और हमने उसमें ये भी बताया था कि लवण जो है धनायन और ऋणायन की सहायता से बनता है। धनायन में हाइड्रोजन आयन नहीं होगा और ऋणायन में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होता है। तो जैसे हमने देखे एक उदाहरण लिया है कि अम्ल HCl है प्लस क्या है NaOH क्षारक। ये जब अपक्रिया करेंगे तो H2O जल का निर्माण होगा और एक पदार्थ NaCl जो बन रहा है यही क्या है, लवण है। आगे कह रहे हैं अतः वे यौगिक जो अम्लीय यानी कि एसिटिक एवं भास्मिक, भास्मिक का मतलब बच्चों क्षारक है, भस्म का मतलब क्षार से ही है, क्षारक है ये। भास्मिक बेसिक दोनों प्रकार के मूलकों से मिलकर बने होते हैं, लवण यानी साल्ट कहलाते हैं। यानी बच्चों जो लवण होते हैं अम्लीय मूलक और भास्मिक मूलक से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए बच्चों, यौगिक का जो भाग अम्ल से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं और जो भाग क्षार से प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक कहेंगे। ये बच्चों हमारा क्या है, NaCl लवण है। तो अब देखिए NaCl जो है अगर टूटता है तो क्या बनेगा, Na+2 और Cl निगेटिव। अब बताइए आपका ये जो यहाँ यौगिक कंपाउंड NaCl है तो NaCl का जो N+2 और Cl निगेटिव है, अब बताइए कहाँ से प्राप्त है। N+2 बच्चों कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्षारक से। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, भास्मिक या क्षारीय मूलक। भास्मिक मूलक या क्षारीय मूलक इसको बोलेंगे। और देखिए Cl निगेटिव कहाँ से प्राप्त हुआ है बच्चों, अम्ल से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारा ये हो गया अम्लीय मूलक। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया होगा कि भास्मिक मूलक और अम्लीय मूलक किसको बोलते हैं। यानी कि जो भाग अम्ल से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक और जो क्षार से प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक बोलते हैं। अब एक चीज़ बच्चों यहाँ आप समझिए, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि अम्लीय मूलक की पहचान कैसे कर पाएंगे कि अम्लीय मूलक है ये क्षारीय। जिस पर देखिए बच्चों ऋण चार्ज हो वो आपका अम्लीय मूलक होगा और जिस पर धन चार्ज होगा वो क्या होगा, भास्मिक मूलक या क्षारीय मूलक होगा। तो बच्चों एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि मेनलीफ की आवर्त सारणी में कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है वो क्या होता है, अम्ल होता है, और जिसमें विद्युत ऋणात्मक कम होती है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो बच्चों देखिए ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रख रहा है, तभी इस पर ऋणायन चार्ज आया, इसलिए वहाँ समझ सकते हैं कि अम्लीय मूलक हो गया। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए क्या हो गया, क्षारीय मूलक हो गया। तो इसकी बहुत अच्छी पहचान यही है कि बच्चों अगर ऋण चार्ज है तो अम्लीय मूलक, अगर धन चार्ज है तो क्षारीय मूलक आपका होगा। आगे देखिए बच्चों, आर्हेनियस के अनुसार किसको लवण बोलेंगे। आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो आर्हेनियस का आयनन सिद्धांत है उसके अनुसार लवण वे पदार्थ हैं, यानी कि लवण वे पदार्थ होंगे जो जल में घुलने पर धनायन हाइड्रोजन आयन, यानी कि धनायन क्या हो, हाइड्रोजन आयन, तथा ऋणायन हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त, यानी कि धनायन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त, यानी कि इनके अलावा अन्य धनायन एवं ऋणायन देते हैं। अगर बच्चों लवण है तो धनायन के रूप में वो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा और ऋणायन के रूप में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देगा। अगर इसके अलावा कोई धनायन और ऋणायन देता है यौगिक तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, लवण है। तो जैसे
कॉपर सल्फेट यहाँ लिखा गया है। तो अगर बच्चों कॉपर सल्फेट टूटेगा तो Cu 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस सल्फेट 2 निगेटिव चार्ज देगा। तो आप जानते हैं कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट पर 2 निगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए बच्चों, धनायन में हाइड्रोजन आयन नहीं दिया और ऋणायन में हाइड्रोक्सिल आयन ये यौगिक नहीं दिया, इसलिए हम इसको क्या लवण बोलेंगे। उसी तरह दूसरा उदाहरण है फेरिक क्लोराइड है। अब देखिए धनायन में हाइड्रोजन आयन नहीं दिया बल्कि फेरिक आयन दिया और ऋणायन में हाइड्रोक्सिल नहीं दिया यानी कि क्लोराइड आयन दिया, इसलिए ये कंपाउंड जो हमारा फेरिक क्लोराइड है बच्चों क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, जैसे आप ये जानते हैं कि अगर कोई विलयन अम्लीय है तो अम्ल में नीला लिटमस पेपर ले जाते थे तो लाल हो जाता था। अगर कोई क्षारी है तो लाल लिटमस पेपर ले जाते थे तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता था, नीला हो जाता था। लेकिन अगर बच्चों लवण का विलयन है, अगर उसमें आप लिटमस पेपर ले जाएंगे तो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि नीला लिटमस पेपर ले जाते हैं तो नीला लिटमस पेपर ही बना रहेगा, यानी कलर परिवर्तन नहीं होगा। अगर लाल लिटमस पेपर ले जाते हैं तो उसका कलर लाल ही बना रहेगा, यानी कि परिवर्तन उसमें कोई नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लवण के विलयन में लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। और दूसरी बात बच्चों, लवण का कोई विशेष स्वाद भी नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, कसैला होता है या तीक्ष्ण होता है कह सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, लवण जो हैं, लवण के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्यों सुचालक होते हैं? जैसे अगर बच्चों मान लीजिए हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, इसको जल में डालेंगे तो ये जल में क्या है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों जल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कह सकते हैं परावैद्युतांक बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों जल ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक हर पदार्थ से ज़्यादा होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक बच्चों जिस पदार्थ का ज़्यादा होता है उस विलयन में पदार्थों के तोड़ने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि आयनित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो जैसे ही जल में इसको डालेंगे बच्चों, ये कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूट जाएगा। और बच्चों आप जानते हैं वैद्युत धारा कब बहती है? आप पढ़े हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो अब बच्चों देखिए, अगर ये कॉपर सल्फेट के रूप में होता तो कोई चार्ज नहीं है, ये कहीं अगर प्रवाहित होता तो कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जल में डाले ये आयनित हो गया, और जब आयनित हो गया बच्चों देखिए इस पर चार्ज आ गए। तो अब इसका मतलब कि जब भी कॉपर सल्फेट प्रवाहित होगा, सल्फेट आयन प्रवाहित होगा, तो इसका मतलब चार्ज प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो हम जानते हैं कि आवेशों की जो प्रवाह की दर होती है वही क्या है, धारा। तो आवेश आ गया तो इसका मतलब जब भी ये प्रवाहित होगा तो वहाँ धारा बहेगी। तो इसलिए क्या है, ये विद्युत का सुचालक होता है। तो बच्चों सुचालक उसी को कहते हैं जिसमें विद्युत धारा बहती है, और जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है उसको क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।